एस लेक्चर नंबर 1 सही है जी। ओरिएंटेशन एंड इंट्रो। मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, परेशान नहीं होना। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये PRC1 या AFC1 के नाम से है BWCS। BWCS क्या है? बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ठीक है, आज से 1-2 अटेम्प्ट्स पहले तक ये पेपर नहीं था। I2B का जो पेपर आप लोगों ने पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ये भी नहीं था। ठीक, अब इनको इंट्रोड्यूस कराने की वजह क्या है? इनको इंट्रोड्यूस कराने की वजह यह है कि हम लोगों ने, जिस तरह मैंने आपको I2B में बताया था, कि रियलाइज़ करना शुरू किया है कि हम लोगों को बिजनेस को ओवरऑल सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है। सही, इसी तरह ये जो पेपर है ये पहले था, लेकिन 2 हिस्सों के अंदर था। एक हिस्सा था हमारा फंक्शनल इंग्लिश का और एक हिस्सा था हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का। लिहाजा याद रखें कि आपका जो ये पेपर है बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, इसके अंदर हम 2 तरह की चीज़ों के ऊपर मेनली फोकस करेंगे। वो 2 तरह की चीज़ें आपकी, अच्छा जी, पहली चीज़ जो वो आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन है और दूसरी चीज़ जो है वो आपकी इंग्लिश है। लेकिन याद रखें कि लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप चंद महीनों के अंदर सीख सकते हो। ठीक है, बड़ा मुश्किल काम होता है कि इंसान 3-4 महीने की क्लास ले या 2 महीने की क्लास ले और उसके बाद ये सोचे कि यार मुझे लैंग्वेज आ जानी चाहिए। नहीं, इस तरह नहीं होता। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो आप ओवर द ईयर्स अपनी इंटायर लाइफ के अंदर सीखते चले जाते हो। मैं ये आमतौर पे एग्जांपल देता हूँ लोगों को कि जो ये समझते हैं कि हम 2-3 महीने में कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लेंगे, वो ये देख लें कि उनकी मदर टंग कौन सी है। ठीक है, अगर पंजाबी है या उर्दू है या सिंधी है, जो भी है, उसमें हम कितने प्रोफिशेंट हैं, क्या हम उसमें अच्छे हैं? अगर हम उसमें बहुत अच्छे हैं तो अपने आप को टेस्ट करके देख लें, हमें पता चलेगा कि हम उसमें भी कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अमूमी तौर पे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बहरहाल एक बहुत गहरी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। और इंग्लिश, उर्दू उर्दू को बेसिकली हम लोग दुनिया के अंदर कई लोग हिंदी के साथ भी कंपेयर कर रहे होते हैं, जबकि हिंदी वगैरह जो है, जो प्योर हिंदी है, जिसको ये हिंदी प्योरली हिंदी कहते हैं, वो अक्सर बात हिंदुओं को भी समझ में नहीं आती। ठीक है ना, वो इतनी अजीब है। तो मेनली जिसको लोग हिंदी कह रहे होते हैं, आज बेटा आप उमर साबिर हो? हाँ बैठो 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 बेटे, अभी अभी शुरू हुआ है, फिक्र नहीं करनी। वो इसमें नहीं है। हाँ, उनका नाम क्या था जो गए हैं? इरफान नज़ीर था क्या, कोई और? अच्छा, बहरहाल मैं आपको ये कह रहा था कि इसके अंदर 2 हिस्से हैं इस सिलेबस के अंदर, एक बिजनेस कम्युनिकेशन का और एक लैंग्वेज का। और लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान थोड़े से अरसे के अंदर सीख ले, इट रिक्वायर्स टाइम। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है हम बचपन से सीख रहे होते हैं। ठीक है ना, इसी तरह उर्दू भी हम लोग बचपन से सीख रहे होते हैं, और करते करते अब जाके वो लेवल आया है जहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रोफेशनली इस्तेमाल करना है। सिर्फ पर्सनल बेसिस के लिए या अपनी प्राइवेट लाइफ के लिए नहीं, बल्कि अब हम लोगों ने इसको प्रोफेशनल बेसिस के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इस क्लास का मेन काम ये है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोफेशनली इस्तेमाल करना सिखाए। ये कहीं भी आपको इसके अंदर इंग्लिश का वर्ड नज़र नहीं आएगा BWCS के अंदर, क्योंकि हमारा मेन फोकस इंग्लिश की तरफ नहीं है। इंग्लिश इसमें एक टूल है, एक औजार है जिसको हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। लेकिन जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस पेपर में सिखाए जाएंगे वो आप किसी भी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हो। सही है, उसमें जनरली कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन हम लोगों ने किस तरह से करनी है वो हम किसी भी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी, जिसको हम लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं उस लैंग्वेज को जो कॉमन जुबान हो। क्या हो? कॉमन जुबान हो। दुनिया में इस वक्त सबसे कॉमन तरीन जुबानों में से एक इंग्लिश है। ठीक है, 4-5 जुबानें हैं जो सबसे कॉमन है दुनिया के अंदर, जिसमें एक इंग्लिश है, स्पेनिश है, अरबिक है, उर्दू है। तो ये 4 हैं मेन कॉमन पूरी दुनिया के अंदर। मैंने आपको कहा ना, जिसको ये आमतौर पे हिंदी कह रहे होते हैं ना, वो हिंदी नहीं होती, वो उर्दू होती है। इनकी फिल्मों में भी उर्दू ही चल रही होती है और उसको अब दुनिया में काफ़ी ज़्यादा समझा जाता है। तो ये 4 ज़ुबानें सबसे ज़्यादा स्प्रेड के साथ। लेकिन यूज़र्स के लिहाज से अगर हम देखें तो फिर चाइनीज़ ज़ुबान, जिसको हम मैंड्रिन या कैंटनीज़ भी कहते हैं, वो भी काफ़ी है, लेकिन वो ज़्यादातर चाइना के अंदर तक ही महदूद है। लेकिन अब लोगों ने बिजनेस की वजह से उसको सीखना भी शुरू कर दिया थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये 5 मेजर लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से सर फहरिस्त आप समझ लो इंग्लिश और स्पेनिश आती हैं। ठीक है जी, चलिए
तो इसलिए हम लोग अपनी पढ़ाई के अंदर हम आमतौर के ऊपर अपने बिजनेस डीलिंग्स के अंदर इन्हीं लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो आपका पेपर है बच्चों, इसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं, कहने को ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सिलेबस अगर आपका इसके अंदर देखा जाए तो वो कोई बहुत हैवी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस इस पेपर में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मेरे ख्याल में आपके जितने भी पेपर्स हैं AFC के लेवल के ऊपर, PRC के लेवल के ऊपर, उसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हैवी जो पेपर है वो ये है। क्योंकि असूल तो मैं आपको एक दिन के अंदर भी इसके सिखा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। मैं आपको सुबह से शाम तक की एक क्लास दूंगा, धड़ाधड़ इसके असूल बताना शुरू करूँगा, लेकिन वो असूल आप इस्तेमाल कर पाओगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लिहाजा हम तसल्ली के साथ उसके रूल्स को देखा करेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करवाया करेंगे। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं कोशिश ये करूँगा इस पेपर के लिए हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस के रखे जाएँ, ठीक है ना। एक दिन प्रैक्टिस सेशन का हो, एक दिन टेस्टिंग सेशन का हो। टेस्टिंग सेशन भी बेसिकली आपकी प्रैक्टिस ही होती है। यहाँ पे ये कोई कॉलेज या स्कूल नहीं है कि आपने टेस्ट में बुरे मार्क्स लिए तो आपको टेंशन हो जाए यार मैं टेस्ट से भाग जाऊँ, नहीं, इस तरह कुछ नहीं। इसके आपने पैसे दिए हैं, या आपके सीखने के लिए। असल तो टेस्ट आपका पेपर में होना है, ठीक है ना। यहाँ के टेस्ट में आपके क्या मार्क्स आते हैं, इट्स जस्ट एन इंडिकेटर ऑफ योर लर्निंग कि आपने अभी तक कितना सीख लिया है। असल तो टेस्ट यार आपका बोर्ड ने लेना है, ठीक है ना, आई कैप के बोर्ड ने लेना है, तो ये उसकी तैयारी है। लिहाजा उसको कतई तौर पे मिस आउट नहीं करना। फिर याद रखिएगा आपका ये जो पेपर है इट इज बेस्ड बोथ ऑन MCQs एंड सब्जेक्टिव टाइप आंसर्स, ठीक है ना। दोनों तरह के इसके अंदर चीजें आती हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड है, याद रखना। लिहाजा इसमें आपके टाइपिंग स्किल्स भी हम लोगों ने बेहतर बनाने हैं। जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइपिंग करने की आदत नहीं है, मैं कोशिश करूँगा उनको यहाँ पे जो आपका लैब है वो मुसलसल थ्रू आउट द वीक अवेलेबल हो, ताकि आप लोग जब भी चाहो वहाँ पे बैठ के किसी न किसी टॉपिक के ऊपर टाइपिंग कर लो और अपनी प्रैक्टिस कर लो। अगर आप लोगों के पास घर में लैपटॉप्स हैं तो बेहतर ये है कि आप उधर इस्तेमाल कर लो। लेकिन मैं आपको एक टिप के तौर पर ये कहूँगा, टिप के तौर पर, कि अगर आप लोग लैपटॉप से इस्तेमाल करते हो घरों के अंदर तो एक एक्सटर्नल कीबोर्ड ज़रूर ले लो, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका एग्जाम के अंदर कीबोर्ड इस्तेमाल होना है वो लैपटॉप का नहीं होना, वो आपका नॉर्मल कीबोर्ड इस्तेमाल होना है। थोड़ा सा तरह उसके अंदर स्पेसिंग का, कीज वगैरह का डिफरेंस होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक। लिहाजा मैं आपको एक टिप के तौर पे कह रहा हूँ, अगर आपके पास एक्सटर्नल कीबोर्ड मौजूद है तो सस्ता सा मिल जाता है यार, तार वाला ना लो, ब्लूटूथ वाला, कोई हाई फाई किस्म की गेमिंग वाला ना लो, नॉर्मल सा 200-300 रुपये का ले लो, वह फी सेंटर से यहाँ पे मिल जाएगा, उसको इस्तेमाल करो, ठीक है जी। अच्छा, तो बच्चों अब इस पेपर के अंदर है क्या, याद रखें। पहले तो हम लोगों का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो बेसिकली आपको राइटिंग प्रोसेस के बारे में समझाता है। ये कोई छोटा चैप्टर नहीं है, ये इसका मेन फोकस इसके साथ है, बिजनेस कम्युनिकेशन के स्किल्स के साथ है। ये आपको मुख्तलिफ तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स बताता है जिससे आपके बात करने का अंदाज बेहतर हो सके, आपके लिखने का अंदाज। याद रखें हमारा ये पेपर बोलने के ऊपर फोकस नहीं करता, हमारा ये पेपर बिजनेस राइटिंग के ऊपर फोकस करता है और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के ऊपर फोकस करता है। कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता? नहीं, वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है। कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है किसी चीज को कॉम्प्रिहेंड करना, समझना। क्या करना? समराइज करना। समझना, नहीं 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 नहीं, समझना। कॉम्प्रिहेंड करने का मतलब है समझना किसी चीज को। ये कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि आपको इन्होंने एक पैसेज दिया होगा, ठीक है, और उसके साथ उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए होंगे। अगर तो बच्चों आपको समझ आ गई उस पैसेज की तो फिर उन क्वेश्चंस को आंसर करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर उस इंफॉर्मेशन की समझ ही नहीं आई तो फिर जितने मर्जी आसान क्वेश्चंस हो कोई फायदा नहीं। और ये क्यों जरूरी है? ये आपकी पूरी लाइफ के लिए जरूरी है। बीइंग अ प्रोफेशनल, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, स्पेशली अगर आप लॉयर या अकाउंटेंट हो, तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास रिटन फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन आया करनी है और उसको जितनी जल्दी, जितने अच्छे अंदाज में आप समझ सकोगे उतने बेहतर और अच्छे मशवरे आप अगले को दे सकोगे। और अगर आप उस चीज़ को समझ ही ना पाए तो फिर भाई केस की नहीं पल्ले पड़नी, तो फिर उस केस को आप क्या खाक समझोगे और दूसरे को समझाओगे। लिहाजा पहले खुद समझना ज़रूरी है, फिर बाद में आप दूसरे को उसका मशवरा दे सकते हो। समझ गए? चलें जी। तो राइटिंग प्रोसेस जो है ना बच्चों, इसके अंदर हम आपको बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। अगर आप लोगों के पास अभी बुक्स नहीं है, कोशिश करेंगे बुक्स जल्दी जल्दी अरेंज हो जाएं। ये जो राइटिंग प्रोसेस है, ये पहला चैप्टर है, इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जब भी आप कोई चीज़ लिखने लगें, लेटर लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं,
ठीक है। मेनली ये दो तरह की कम्युनिकेशंस होती हैं। कोई आप मेमो लिख रहे हैं, मेमो लेटर और रिपोर्ट्स क्या होती हैं हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। लेकिन ये मुख्तलिफ तरह की बिजनेस कम्युनिकेशंस हैं। जिस वक्त आप इनको लिख रहे होते हैं तो आप इनको प्लान करके लिखते हो। क्या करते हो? हाँ, ये नहीं कि बस जो दिमाग में आया लिख दिया, ज़रा थोड़ा सा आप इसको प्लान करते हो। प्लानिंग का प्रोसेस बच्चों चलता है यहाँ पे दिमाग के अंदर। कोई भी कम्युनिकेशन वो यहाँ से शुरू होती है, थिंकिंग से शुरू होती है। कुछ भी आप कहने लगे हो, बोलने लगे हो, वो चाहे बिल्कुल स्प्लिट सेकंड के लिए क्यों ना हो, जो चीज़ आपने बार बार कही होती है, सोची होती है, बोली होती है, उसको बोलने में इंसान को टाइम कम लगता है। ठीक है, क्योंकि वो दिमाग उसको फौरी तौर पे जो है ना प्रोसेस करता है। अगर किसी ने आईटी पढ़ा हो तो उसको पता है कि रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो, उसकी रैम में पड़ी होती है चीज़, उसको फौरी तौर पे एक्सेस करता है, चीज़ को लेके आता है। आप अपनी जो मोबाइल है इसकी रैम क्यों बढ़ाते हो, या अपने लैपटॉप की रैम क्यों बढ़ाते हो? पता है कुछ? कहते हैं जी इससे स्पीड बढ़ जाती है। सुना है कभी? रैम से स्पीड बढ़ा, गेमें अच्छी खेली जाती हैं। क्यों भाई? रैम क्या चीज़ होती है? एक तरफ हम, वो भी मेमोरी होती है, रैम भी मेमोरी होती है। आपका जो हार्ड डिस्क होती है या फिर जो आपका एसडी कार्ड होता है, जो वो भी मेमोरी होती है। तो फिर एक तरफ हमारी वो भी मेमोरी, एक तरफ ये भी मेमोरी है, तो ये रैम की क्या जरूरत है? रैम होती है वो वाली मेमोरी जो फौरी तौर पे एक्सेसिबल होती है, उसी वक्त एक्सेसिबल होती है। उसको वहां से निकालना नहीं पड़ता, हार्ड डिस्क निकाल के फिर लेके आओ, नहीं, वो निकालने में टाइम लगता है। ये फौरी तौर पे अवेलेबल होती है। तो फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन कितनी अवेलेबल आपके दिमाग के अंदर, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसको बढ़ाना पड़ता है। आपने कभी मार्शल आर्ट्स की कोई गेम देखी है, कराटे वगैरह, या हम जैसा कोई बंदा हो ना, उसको किसी मार्शल आर्टिस्ट के साथ लड़ना पड़ेगा उसको मुक्का मारने से पहले भी सोचना पड़ता है कि मैंने क्या करना। उनको नहीं सोचना पड़ता, वो उसको इंस्टिंक्टिवली करते हैं। किस तरह करते हैं? इंस्टिंक्टिवली कहते हैं वो उसको बगैर सोचे, वो बगैर सोचे समझे किस तरह से कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी मसल मेमोरी के अंदर ये चीज़ आ चुकी हुई है। ये एक बाकायदा चीज़ है, इसको हम कहते हैं मसल मेमोरी। क्या कहते हैं? हाँ, आपके दिमाग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। आपके मसल्स उस चीज़, उस मूवमेंट के अंदर इतने आदी हो चुके होते हैं कि वो किसी ने मुक्का मारा, आप ये करने से पहले सोचोगे नहीं, वो ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, ये आपकी मसल मेमोरी है। जो बंदा गाड़ी चलाता है उसको गियर बार बार देखना नहीं पड़ता कि यार मैंने किधर करना है, इसको यूं करना है, फिर यूं करना, नहीं। उसके पाँव, उसके हाथ सारे ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं। अगर वो उसको सोचने में लग जाए, वो सड़क की तरफ क्या देखेगा? तो इसको हम कहते हैं इंस्टिंक्टिव मसल मेमोरी। तो बच्चों, हमें इतना प्रैक्टिस करना है कम्युनिकेशन को कि हमारे लिए वो चीज़ इंस्टिंक्टिव हो जाए, इंट्यूटिव हो जाए, हमें सोचना ना पड़े उसको बार बार। समझ रहे? तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, प्लानिंग की स्टेज याद रखें, बहरहाल बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चाहे किसी का मजाक उड़ाएं, चाहे जो मर्जी कहें, और कहते हैं जी फलाने ने लिख के कोई बात पढ़ी तो ये बुरे, नहीं, लिखी हुई बात इज़ गुड। कायद आज़म ने कभी अपनी कोई तकरीर ऐसी नहीं की जिसमें उन्होंने लिखे बगैर की। याद रखना इस चीज़ को, नॉट अ सिंगल थिंग। और उस दौर में सोशल मीडिया भी नहीं होता था कि लोग पकड़ के मीम्स बना दें। वो कहते थे कि मैंने इतने सारे लोगों के सामने चीज़ बोलनी है, तो मैं इसको कतई तौर पे लिखे बगैर, सोचे समझे बगैर नहीं करूँगा। सोच समझ के लिख के, ताकि मैं एज इट इज़ उसी के मुताबिक बोलूँ, उस तरह बोलूँगा। तो प्लान करके बोलना है, क्योंकि प्लान्ड चीज़ आमतौर पे एरर्स उसमें कम होते हैं। अनप्लान्ड होगा तो उसके अंदर, इंसान के अंदर की कई तरह की जो थॉट्स होती हैं वो भी एकदम से निकल जाती हैं। कहते हैं मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, सुना है ना? हाँ, तो वो इधर उधर निकल जाता है बंदा फिर बोलते हुए। दूसरी चीज़ बच्चों, प्लानिंग की स्टेजेस हैं। इसमें सबसे पहले आइडिया जनरेशन होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या आप आइडियाज़, आपने कुछ लिखना है तो इसके लिए आइडियाज़ किस तरह से जनरेट करोगे, इसके हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। फिर ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग। अब आपने आइडियाज़ तो जनरेट कर लिए, उनको कुछ रफ फॉर्म में लिख भी लिया कि मैं ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, लेकिन ये बस आपने लिखा है कि मैं किसके बारे में लिखूंगा। अब इसको आपने ड्राफ्ट किस तरह से करना है, इनको तरतीब कैसे देनी है, ठीक है, किस तरह से लिखना है, इसकी एक अलग स्टेज है। और एंड पे बच्चों रिव्यूइंग की स्टेज है कि जब आपने एक दफ़ा अपना ड्राफ्ट बना लिया, अब आप इसको रिव्यू करोगे और इम्प्रूव करोगे। ठीक है जी, ये सारी स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। फिर इसके बाद बच्चों दूसरा जो चैप्टर आपका, ये अगेन बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इसके अंदर ये पहले जो 3 चैप्टर है ना, आपके पहले 3 चैप्टर्स, ये बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशंस के साथ रिलेटेड है। दूसरे चैप्टर के अंदर बिजनेस मैसेजेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस है। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ तरह की कम्युनिकेशंस होती हैं, तो उसके अंदर मेमोज भी हैं, लेटर्स भी हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स भी हैं। तो मेमोज और लेटर्स ये हम मेनली पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। मेमोज क्या होते हैं,
लेटर्स क्या होते हैं, इनकी कितनी किस्में होती हैं, इन किस्मों को किन किन जगहों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इनके अंदर लिखने के अंदाज कैसे होने चाहिए। कई सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशंस में हमने किस तरह का अंदाज इस्तेमाल करना है लिखने का, ये सारा इसमें आएगा। चैप्टर नंबर 3 ये आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की आखिरी फॉर्म के अंदर होगा, वो है बिजनेस रिपोर्ट्स। मैंने वो कहा था मेमोज, लेटर्स और रिपोर्ट्स, ये 3 आपकी मेजर बिजनेस कम्युनिकेशन की फॉर्म्स हैं, मेजर आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की फॉर्म्स हैं। तो जो रिपोर्ट्स हैं ना, याद रखिएगा कि ये बड़ी लेंथी कम्युनिकेशन होती है और ये बड़ी कॉमन कम्युनिकेशन है, स्पेशली जब आपने किसी सीनियर को देनी है। इनिशियल ईयर्स के अंदर आपको इसका बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर जाके इंशाल्लाह एक स्टेज आएगी जिस वक्त आप अल्लाह करे इंशाल्लाह इतने सीनियर लेवल के ऊपर हो जाओगे कि लोग आपके लिए रिपोर्ट्स बनाया करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन बहरहाल आपने इस प्रोसेस से गुजरना है, रिपोर्ट्स बनाने के प्रोसेस से। और रिपोर्ट्स बनाना एक बड़ा क्रिएटिव और एक बड़ा इंटेलिजेंस वाला काम होता है, ठीक है। जितनी अच्छी रिपोर्ट होगी, जितनी टाइमली रिपोर्ट होगी, जितनी कॉम्प्रिहेंसिव और रेलेवेंट रिपोर्ट होगी, उतना आगे सीनियर्स को डिसीजन लेने में आसानी होगी, याद रखना। तो रिपोर्ट क्या होती है, इसमें भी किस्में हैं मुख्तलिफ तरह की, वो क्या होती हैं और इनको किस तरह से लिखा जाता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। अब बच्चों आखिरी 3 चैप्टर हैं, और ये जो आखिरी 3 चैप्टर हैं इनका मेनली ताल्लुक, बल्कि मैं इन 3 चैप्टर्स में से भी 2 चैप्टर्स का कहूंगा, मेनली ताल्लुक आपकी लैंग्वेज के साथ है। वैसे तो तीनों का ताल्लुक है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ताल्लुक है। पहला जो आपका चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 4, वो है वोकैबुलरी के ऊपर। वोकैबुलरी का जो आपका चैप्टर है, देखें मैं तकरीबन कोई 10 साल हो चुके हैं, 9 से 10 साल हो चुके हैं कि मैं आइल्स का, स्पोकन इंग्लिश का, इन सारी चीज़ों का भी टीचर साथ साथ रहा हूँ। स्पेशली बिजनेस कम्युनिकेशन का मैं टीचर रहा हूँ, ठीक है ना, जिसके अंदर चूंकि आजकल दुनिया के अंदर इंग्लिश ही इस्तेमाल होती है तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश ही पढ़ानी पड़ती थी। लैंग्वेज में 4 मेन हिस्से होते हैं। किसी भी लैंग्वेज को आपने सीखना है, किसी भी दुनिया की लैंग्वेज को सीखना है, 4 मेन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ आपकी वोकैबुलरी होती है, और वो भी सिचुएशनल वोकैबुलरी। क्या चीज़? हाँ, सिचुएशन के मुताबिक की आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। जितनी आपको उस सिचुएशन के मुताबिक की वोकैबुलरी का पता है, उतनी आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी और स्मूथ होगी। हमारा एम है स्मूथ होना। क्या होना? हाँ। अब ज़रा गौर से मेरी एक टिप सुनते जाना, वो टिप मैं आपको ज़रा अभी बाद में दूंगा। लेकिन दूसरा, वोकैबुलरी के बाद असूल आता है ग्रामर। लफ्ज़ तो आपके पास आ गए, वोकैबुलरी होते हैं लफ्ज़, अल्फाज आपके पास आ गए कि जी ये चेयर है, ये टेबल है, ये बेंच है, ठीक है ना, ये फ्लोर है, ये स्टेज है, वैसे ये क्या आपका वाइट बोर्ड है, ये आपके पास लफ्ज़ आ गए। इनको इस्तेमाल किस तरह से करना है, तरतीब कैसे देनी है, ये आपकी ग्रामर होती है। हाउ टू एक्चुअली यूज योर वोकैबुलरी इफेक्टिवली एंड करेक्टली इज योर ग्रामर, ठीक है ना, ये आपकी ग्रामर होती है। तीसरी चीज़, अब इसका ताल्लुक आप लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि हम लोग राइटिंग की हद तक फोकस करेंगे, ठीक है। लेकिन बहरहाल 2 चीज़ें और आपकी हर लैंग्वेज में आती है। तीसरी चीज़ आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है। अब प्रोनाउंसिएशन को आप एक्सेंट के साथ कंफ्यूज ना करना कि जी मैं अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, या मैं ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रहा हूँ, नहीं। प्रोनाउंसिएशन होती है आपका तलफ़ुज़। क्या होता है? हाँ, जो एक्सेंट है वो आपका लहजा होता है, ठीक है ना। लहजा बैकग्राउंड शो कर देता है इंसान को, तलफ़ुज़ एजुकेशन शो करता है। ये 2 फ़र्क चीज़ें हैं, याद रखना। तलफ़ुज़ और लहजा 2 फ़र्क चीज़ें हैं। तलफ़ुज़ आपकी एजुकेशन शो करता है, लहजा अमूमी तौर पे आपका बैकग्राउंड शो करता है, ठीक है। ये 2 फ़र्क चीज़ें, इसका ताल्लुक अमूमी तौर पे आपके बोलने के साथ है। और आखिरी चीज़ है बच्चों फ्लुएंसी। फ्लुएंसी आती है बार बार की रेपिटिशन और प्रैक्टिस के साथ। अब हम लोगों ने कॉल सेंटर्स, अपने एक कॉल सेंटर की ट्रेनिंग के लिए मैं गया, बहुत साल पहले की बात है। उसका था AT&T के नाम से, अमेरिकन टेलीकॉम एंड टेलीग्राफ, ठीक है। उनका एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लॉन्च होना था, तो इन्होंने कहा कि यार आप ना 8 दिन की ट्रेनिंग के लिए ना हमारे पास आ जाएं। यहाँ पे एक बड़ा मशहूर कॉल सेंटर है TRG के नाम से, DGS TRG के नाम से, आईबेक्स ग्लोबल पूरे ग्रुप का नाम है। बहरहाल उन्होंने कहा कि सर आप ना 8 दिन के लिए ना आ जाएं। आप यकीन जानो कि पहले दिन वो जो लोग कॉल्स वगैरह अटेंड कर रहे थे उनकी फ्लुएंसी बहुत कम थी,
उनको इंग्लिश सारों को आती थी, जितने भी वहाँ पे जॉब के लिए आए थे सबको इंग्लिश आती थी, बड़े अच्छे तरीके से आती थी। लेकिन चूंकि उन्होंने कभी उस सिचुएशन के अंदर बात नहीं की थी कि उन्होंने किसी का मसले मसाइल सुनने हैं, उसका हल बताना है उसको, उन्होंने कभी उस सिचुएशन में बात नहीं की थी, तो वो रुक रहे थे उसके अंदर। अगर कोई गोरा भी बात करता ना उस सिचुएशन में तो उससे बात नहीं हो पानी थी, ठीक। तो वो रुक रहे थे, उस वाली रुक रुक के बात कर रहे थे, सोच रहे थे, देख रहे। तो हम लोगों ने उनको स्क्रिप्ट्स बना के दिए, पूरे पूरे स्क्रिप्ट्स कर, वो ये पूछे तो ये बताना, ये पूछे तो ये बताना, ये पूछे तो ये बताना। 8वें दिन तक वो इतने फ्लुएंट हो चुके हुए थे कि उनको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और वो दड़ादड़ चीज़ों का जवाब दे रहे थे, बल्कि गप्पे मारते हुए जवाब दे रहे थे उनके साथ, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के साथ आती है फ्लुएंसी, चाहे वो स्पोकन में हो चाहे वो रिटन में हो। अगर आपने उस सिचुएशन के अंदर कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा की है तो आपकी कम्युनिकेशन का स्किल इतना फ्लुएंट हो जाएगा कि अब आपको अपने आपकी जो प्लानिंग और आइडिया जनरेशन और ड्राफ्टिंग का टाइम है ना, वो कम से कम हो जाएगा। अब आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, स्पीडी हो जाएगी, ठीक है जी। चलें, ये वोकैबुलरी और फ्रेजेस, ये जो चैप्टर है आपका, ये करता क्या है? इसमें एक पूरी लिस्ट है जो आईकैप के अप्रूव्ड अल्फाज हैं, आपने उनको सीखना है। वो अल्फाज क्या हैं, हम रोजाना के एतबार से उसको सीखेंगे। अगर मैं आपको कल के दिन चैप्टर नंबर 1 पढ़ाता हूं ना, चैप्टर नंबर 1, उनके अल्फाज काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक। अगर मैं आपको पहले दिन चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें से 10-12 मिनट लूंगा, जिसमें मैं आपको कुछ अल्फाज चैप्टर नंबर 4 से भी करवाऊंगा। वो अल्फाज, उनके मतलब क्या हैं, मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स, ये चीज़ें हम लोगों ने सीखनी है। कि वही लफ्ज़, फर्ज करें कि हम लोग कहते हैं कि राइट, राइट का मतलब क्या हो सकता है? राइट एक तो डायरेक्शन है, और राइट का मतलब करेक्ट भी हो सकता है, ये एक सिनोनिम भी है इसका, करेक्ट, ठीक है ना। तो ओके भी हो सकता है इसका सिनोनिम। सिनोनिम किसको कहते हैं? सिनोनिम कहते हैं जो फर्क लफ्ज हो लेकिन सेम मतलब हो, सेम मतलब हो। तो राइट, ओके, करेक्ट, ऑल राइट, ये सारे सिनोनिम्स हैं। फिर उन सिनोनिम्स के अलावा एंटोनिम्स होते हैं जो ऑपोजिट लफ्ज होते हैं, ठीक है ना, वो भी हम लोग सीखेंगे। और इनका इस्तेमाल क्या है, कोई सेंटेंसेस वगैरह, ये हम लोगों ने रोजाना के एतबार से 10 से 15 मिनट इसमें लगाया करने। लेकिन अगर 10-12 मिनट मैं लगाया करूंगा तो इस चैप्टर के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप लोगों ने खुद से रोजाना 10-15 मिनट अलहदा से भी लगाया करने, ठीक है। ये वो चैप्टर है जिसके अंदर अगर आप आज का काम कल पे डालोगे तो एंड पे ये नहीं हो पाएगा, इसको रोजाना के रोजाना करना है, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब अगली चीज आएगी। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर राइटिंग प्रोसेस सीख लिया हुआ होगा, वोकैबुलरी अपनी कुछ बेहतर कर ली होगी। चैप्टर नंबर 5 और 6 जो है ना, ये आपके लैंग्वेज स्किल्स को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और आपकी टेस्टिंग इधर से बहुत ज़्यादा होनी है चैप्टर नंबर 5 और 6 से। चैप्टर नंबर 5 है आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। ऐसे राइटिंग है, लेकिन एसेज नॉर्मल नहीं, आर्गुमेंटेटिव, जहां पे कोई बहस होनी है, एक चीज़ को दूसरे से बेहतर होना है और हमने उसको साबित करना है, ठीक है, या उसके खिलाफ हमने उसको साबित करना है। तो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग इज बेसिकली ऐसे राइटिंग विद अ बायस, विद यू टेकिंग अ साइड। आप लोग एक साइड लोगे और फिर उसको साबित करोगे। देखो, हमारी पढ़ाई के अंदर याद रखना, और हमारे प्रोफेशन में वैसे भी लाइफ के अंदर कभी भी बगैर किसी वजह से साइड लेना ठीक नहीं है, याद रखो, ठीक है। ये अल्लाह का लफ्ज़ नहीं है, जहाँ पे अल्लाह का लफ्ज़ है वहाँ पे हम लोग आंखें बंद करके मान लेते हैं। कुरान हदीस की बात है, वहाँ पे आंखें बंद करके मान लेते हैं। उसके अलावा दीन वाली भी अगर कोई बात हो, कुरान हदीस से प्रिंसिपल्स पे तो चल रही है, लेकिन वो कुरान हदीस में मौजूद नहीं है, उसमें भी बड़ा सोचना समझना पड़ता है कि यार हम अल्लाह के असूलों पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के असूलों पे उतर रहे हैं कि नहीं, सोच समझ के। उस पर बहस होती है मुफ्ती हजरात में, उलमा में, जो लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो उलमा के अंदर आपस में कभी बनती नहीं है, वो ये नहीं है, ये तो हमारे लिए रहमत है कि वो सोच रहे होते हैं आपस में। कोई कहता है कि नहीं हमें ये समझ आई है, कोई कहता है कि नहीं हमें ये चीज़ समझ आई है, वो उसमें सोच विचार कर रहे होते हैं। ये आर्ग्यूमेंटेटिव जो है ना, जो इश्यूज हैं, इसके लिए आपको बेसिकली एविडेंसेस चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती हैं? हाँ। तो आपने जब भी आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग करनी है, इस दौर में भी, यानी कि हमारे पढ़ाई के दौर में भी और आगे प्रोफेशनली भी, तो कभी सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं दे देना कि मेरे ख्याल में ऐसे है। अगला ये भी पूछेगा भाई तुम्हारे ख्याल में ऐसा क्यों है, तो क्यों का जवाब आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है, और उसको सही तरीके से लिखना है। एक तो हम लोगों ने ये सीखना है कि हम लोगों ने अपनी आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट किस तरह से करना है, ठीक है, तो उसकी तरतीब कैसे देनी है और कितनी हद तक देनी है, स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी हद तक हम लोगों ने उसको देना है।
ठीक, अगली चीज, आखिरी चीज, रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। ये छठा चैप्टर है जिसके अंदर आपको बेसिकली कॉम्प्रहेंशन जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था उसके ऊपर है। ये आपके रीडिंग स्किल्स को क्विक करेगा और आपके कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को जो है बेहतर बनाएगा। और याद रखें जो आखिरी 2 चैप्टर्स हैं इस वक्त इनके ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है। सबसे पहला चैप्टर और आखिरी 2 चैप्टर्स, इन पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है, ठीक है ना, आई कैप की तरफ से। लिहाजा मैं आपको चैप्टर नंबर 4 तकरीबन रोज़ाना कराऊंगा इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 5 और 6 हर वीक करवाऊंगा, एवरी सिंगल वीक। आपको मैंने प्रैक्टिस सेशन दिया करना है जिसमें आपके पास एक ऐसे और एक जो है आपके पास कॉम्प्रहेंशन का प्रैक्टिस ज़रूर है, ठीक है। लिहाजा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एकदम से आप एंड के ऊपर 4 5 6 ऐसे किए 4 5 नहीं, उससे नहीं होगा। हमने वो करना है और उसके बाद उसको एक दिन डिस्कस करना है पूरा कि हम इसको किस तरह से लिख सकते थे, किस तरह से इसको बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको इसके अलावा बुक्स भी रेकमेंड करूंगा, सिर्फ आई कैप की बुक तक आप लिमिटेड ना रहो। जब इसकी बात आती है, एसेज की और कॉम्प्रहेंशन की बात आती है, तो आप आइल्स वाली बुक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैरन्स वगैरह की हो गई, कई तरह की और बुक्स मौजूद हैं। और भी आपको कई तरह की बुक्स जो हैं वो रिकमेंड कर दूंगा जिसको आप इस्तेमाल करके अपने ये चैप्टर नंबर 5 और 6 वाले स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है जी। ये था जी आपका ओवरव्यू आपके BWCS का। याद रखें आपके पेपर के अंदर मैंने आपको बताया था कि MCQs भी आएंगे और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे। हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस जो है और जो मैंने अपना मटेरियल क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो इसी के मुताबिक प्रिपेयर किए होने हैं, जो मॉडल पेपर है, ठीक है। आपका जो मॉडल पेपर है अगर आप उसको खोल के देखो, मैं आपको उसकी एक्सेस भी करवाऊंगा इंशाल्लाह लैब में बैठ के। अगर आप उसको खोल के देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस तरह का आएगा। उससे फिर आपको डर जो है ना आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। पहली दफ़ा इंसान जिस वक्त पेपर देखता है तो उसको कुछ समझ नहीं आती। हमारी अभी लास्ट टाइम रिवीजन क्लासेस हुई, अल्लाह के फजल से 95% प्लस का पास रेट आया, बल्कि हमने 95% लिखा। एहतियात से अभी तक मेरे पास एक भी बच्चा नहीं आया जिसने मुझे कहा हो कि हम फेल हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उन बच्चों के सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुए हुए थे, ठीक है ना। उसके अंदर मेजर वजह क्या थी? मेजर वजह ये थी कि हम लोगों ने उनको बिठा के मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करवाई। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी क्लासेस पढ़ी हुई थी और आके मेरे से पूरा क्रैश भी पढ़ चुके हुए थे, क्रैश बैच भी पढ़ चुके हुए थे, उनको जिस वक्त मैंने पहली दफ़ा पेपर के सामने बिठाया उनके हाथ पांव फूल गए। वो कुछ समझ नहीं है कि सर ये अब क्या करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। जो रेगुलर क्लासेस थी उसके अंदर कोई प्रैक्टिस नहीं हुई हुई थी। ये मसला था। एक नया पेपर अनफॉर्चुनेटली पूरे मार्केट के अंदर इसके टीचर्स वगैरह भी मुश्किल से अवेलेबल थे, तो गुजारा चलाया है कॉलेजेस ने, लेकिन अल्लाह के फजल से रिजल्ट्स बेहतरीन है। जिस वक्त मैंने उनको 2 3 4 दफ़ा प्रैक्टिस करवाई उसकी, तो उनका डर जो है ना उसमें से ख़त्म हो गया। फिर उनको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कराई, कॉम्प्रहेंशन की मैंने 9 कॉम्प्रहेंशंस दी, 9-10 मैंने एसेज दिए, वो उनकी प्रैक्टिस कराई। अल्लाह के फजल से उनका काफ़ी हद तक जो है मामला क्लियर हो गया। अभी तक हमारे सामने कोई बच्चा नहीं आया जिसका रिज़ल्ट क्लियर ना हुआ, ठीक है। तो मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोग भी जो है ना बेहतरीन अंदाज में उसको पास करोगे। लेकिन याद रखो, लैंग्वेज कोई भी हो दुनिया में, ये अपने शौक़ से आती है, ये किसी के सिखाने से नहीं आती। सेम इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए लोग लैंग्वेजेस के अंदर तकरीबन ना होने के बराबर इक्वल होते हैं। लहजा वगैरह हो सकता है कि सेम हो जाए क्योंकि बैकग्राउंड एक हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एजुकेशन हर बच्चा अपने टीचर से अलग तरह से फैज़ लेता है, ठीक है। और ख़ुद से इंटरेस्ट जो शो करता है वो अलग चीज़ होती है। जितनी आप रीडिंग करोगे, जितना आप नकल उतारने की कोशिश करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप अपनी लैंग्वेज को जल्दी जल्दी इंप्रूव करना शुरू कर दोगे। सही है जी, दैट इज़ इट फॉर नाउ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह। कोशिश करें कि आप लोग अपनी